डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई पर्टिकुलर दो इलेक्ट्रोड हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड को कंबाइंड करके हम सेल कैसे बनाएंगे और उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड या कोई भी पर्टिकुलर सेल, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, सेल का जो ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोड के लिए हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर, इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल and as well as EMF of the cell। इसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो हम बताएंगे कि द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन बाय द नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन। अब आप देखो यहां पर जो ये ब्रैकेट बनाया गया है, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन को। ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर कॉन्सेंट्रेशन को, और जो E है, E स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर्मूले में जो E नॉट है, ये E नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। इसके बाद जो अगला टर्म फॉर्मूले में आ रहा है वो क्या है? R। R आप जानते हो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। R is universal gas constant। R ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T टेम्परेचर है। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जो सेल या इलेक्ट्रोड का रिएक्शन होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है N, जो सेल रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। और F रिप्रेजेंट कर रहा है फैराडे को। F जो है वो फैराडे को रिप्रेजेंट करता है। तो अब बात आती है कि फैराडे क्या चीज है। टेम्परेचर हम केल्विन में लेंगे। फैराडे F, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और 1 मोल का मतलब कितना हो गया? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये पूरा चार्ज हुआ कितने का? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज हो गया, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 96500 कूलम, और इसी 96500 कूलम को हम 1 फैराडे बोलते हैं। तो अगर कोई सेल रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई हमें रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट, ये समथिंग कोई सेल रिएक्शन है। तो इस सेल रिएक्शन के लिए जो सेल का ईएमएफ होगा या इलेक्ट्रोड के लिए जो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये नर्स्ट इक्वेशन हमारा हुआ। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज 1। जो प्योर सॉलिड होंगे या प्योर लिक्विड होंगे, उनका हम यहाँ पर जो कंसंट्रेशन लेंगे ये हमेशा 1 कंसीडर करेंगे। वो उनको ऑलमोस्ट हम एक तरह से समझ लें कि उनको हम नर्स्ट इक्वेशन में उन्हें हमें कंसीडर करना ही नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना इसका कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है
गैस, अगर इस रिएक्शन गैसियस हो, वहां पर कोई गैस प्रेजेंट हो, तो गैस के केस में कंसंट्रेशन की जगह उसका प्रेशर भी हम इंक्लूड करेंगे। गैस के केस में कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर इंक्लूड कर लेंगे। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें, आप देखो यहां पर 2.303 RT अपॉन F। n को हमने यहां पर अभी कंसीडर नहीं किया, क्यों? क्योंकि n वेरिएबल है, अलग अलग रिएक्शन में n की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। लेकिन यहां पर आप देखो 2.303 ये तो कांस्टेंट रहेगा किसी भी रिएक्शन के लिए। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये किसी भी रिएक्शन के लिए फिक्स वैल्यू है। टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम ले लें, तो टेम्परेचर की भी वैल्यू सभी के लिए क्या है? सेम होने जा रही है। और F फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96500 कूलम, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो अगर ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है और सबकी वैल्यू हम पुट कर दें, तो ये टोटल वैल्यू हमारी आ जाती है 0.059। तो इतना पूरा लिखने की जगह हम सिंपल जो है ये पूरी वैल्यू अगर हमें लिखनी हो, तो ये पूरी वैल्यू न लिख के अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम ये वैल्यू लिख देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहां पर एक चीज आप ध्यान दोगे कि इसको आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज तो करोगे, लेकिन कब? जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर टेम्परेचर बदलता है तो फिर हमें जो है ये वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी। और यहाँ पर 2.303 जो है ये 2.303 RT अपॉन F, तो यहाँ पर T की वैल्यू अलग हमें रखनी पड़ेगी। अभी हमने कितना रखा है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज करके वो वैल्यू हम पुट करेंगे। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कॉपर वायर। कॉपर वायर से एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाया गया, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। उसे डिप किया गया 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, जो कि हम लोगों ने पीछे भी देखा था। तो अब आप देखो कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, दिस गोज टू कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड होगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिडक्शन है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अच्छा देखो पूरे रिएक्शन में कहीं ये बात नहीं की गई है कि जो ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं या ऑक्सीडेशन की। इन्होंने जो पोटेंशियल बताया है इसमें भी नहीं बताया है कि उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन्होंने दिया है ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। तो हम अपने आप इसको क्या कंसीडर कर लेंगे? रिडक्शन कंसीडर कर लेंगे। अब आप देखो ये हमारा सेल रिएक्शन हुआ, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हो गए? 2 हो गए। हमारा रिएक्टेंट क्या है? कॉपर 2+, प्रोडक्ट क्या है? कॉपर की वायर। अच्छा कॉपर की वायर कैसी है? सॉलिड। तो अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड की जगह हम कॉन्सेंट्रेशन क्या ले लेंगे? 1। लेकिन यहां पर कॉपर 2+ का है तो हमने नीचे कॉपर 2+ का E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059/2 लॉग प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो 1 हो गया और रिएक्टेंट कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद E इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू 0.34 दे रखी है, माइनस 0.0592 अपॉन 1/2 और लॉग दिस 1, और कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है 0.1 मोलर है, तो कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 होगा, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब 1/0.1 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 10। और आपको पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। हमें मालूम है log बेस 10 अगर 10 है तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? log 1/0.1, ये पूरी वैल्यू 1 हो गई। तो E इज इक्वल टू ई नॉट 0.34 माइनस दिस अपॉन 2। अब ये वैल्यू इसको अप्रोक्सीमेटली हम 0.06 मान लें, तो अगर 0.06 कर लेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.03 आ जाएगा, या आप एग्जैक्ट सॉल्व करके इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया।
अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, उस नेक्स्ट पार्ट में हम ये कंसीडर करेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड दिया गया है तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है या रिडक्शन इलेक्ट्रोड है, तो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो अलग अलग कंडीशन में कंसंट्रेशन चेंज किया जाए तो कैसे वेरी करेगा। ये पार्ट अब हमको इस रिएक्शन अगले पार्ट में अपने देखना है। तो हम सबसे पहले जो बात करते हैं, हम बात करते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड की। तो जब हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड के केस में, अगर हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, हमारा जो इलेक्ट्रोड हमने कंसीडर किया है यहाँ, जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जिंक, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है और इसका रिडक्शन हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नर्स्ट इक्वेशन हम इसके लिए लिखेंगे, जिंक के इलेक्ट्रोड के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। हमारा रिएक्शन जो है रिडक्शन का दिया हुआ है, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट जिंक सॉलिड स्टेट में आएगा, तो इसका कंसंट्रेशन हम 1 लेंगे। इसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग जिंक 2 प्लस जो कि प्रोडक्ट है और डिवाइडेड बाई जिंक अपॉन जिंक 2 प्लस का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये सॉलिड है तो इस सॉलिड की जगह हम कंसंट्रेशन 1 ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिखें E इज इक्वल टू ई नॉट, हम इसे +1 कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं, प्लस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, यहां पर जिंक 2 प्लस को ऊपर ले जाएंगे, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये साइन जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारा इक्वेशन आ गया। सॉलिड, चूंकि ये जिंक सॉलिड है तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम 1 कंसीडर कर ले रहे हैं। अब हमारा ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन से अगर हम ई रिडक्शन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बीच का ग्राफ प्लॉट करें, तो आप ये ग्राफ देखो, तो यहां से आप देखो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ये पूरी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ये प्लस में है। जब लॉग जिंक 2 प्लस कंसंट्रेशन इसकी वैल्यू 0 हो, यानी जिंक आयन का कंसंट्रेशन कितना हो, 1, लॉग 1 0 होता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में E इज इक्वल टू ई नॉट होगा। तो आप देखें लॉग m का कंसंट्रेशन जब 0 होगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो वैल्यू होगी वो ई नॉट के बराबर होगी, ई नॉट, और जैसे जैसे लॉग m की वैल्यू बढ़ती जाएगी हमारा जो ई रिडक्शन की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब हम बोलेंगे कि फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड increase with electrode potential of reduction electrode increases with increase in the concentration of the electrolyte। अगर रिडक्शन इलेक्ट्रोड है तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर हमें हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए किसका, रिडक्शन इलेक्ट्रोड का, तो हमको इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या लेना होगा, ज्यादा लेना होगा। अब जैसे यहां पर हमने ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड की बात की, वैसे ही हम अगर इसको रिवर्स करके ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की बात करें तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड के केस में हम देखेंगे सेम उन्हीं कंडीशन को लेना है, कुछ भी अलग से चेंज नहीं करना है। हमारा यहाँ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है, हमने क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके
क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ये भी रिडक्शन ही है, ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड नहीं है, ये रिडक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्लोराइड आयन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, पावर कितना 2, जो कोफिशिएंट होता है उसको उसके पावर रेज कर देते हैं। तो क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन पावर 2 अपॉन क्लोरीन का पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये क्लोरीन चूंकि गैसियस स्टेट में है तो उसके प्रेशर को यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर जो क्लोरीन का ये इलेक्ट्रोड है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। हम यहाँ पर देखो सिंपल सी चीज है, अगर क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा तो ये पूरी वैल्यू जो नेगेटिव के बाद की है ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी। तो क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ये वैल्यू अगर बढ़ रही है तो ई नॉट में से ज्यादा वैल्यू आप माइनस करोगे तो ई की वैल्यू क्या आएगी, कम। यानी क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। और अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ द क्लोरीन का जो प्रेशर है उसे अगर हम इंक्रीज करें तो क्लोरीन का प्रेशर इंक्रीज करने पर ये पूरी वैल्यू जो है वो क्या होगी, जब प्रेशर ऑफ क्लोरीन बढ़ेगा तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। और ये पूरी वैल्यू अगर घटेगी तो कम वैल्यू माइनस होगा और ई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द क्लोरीन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली हम जब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पर आते हैं तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड के केस में सेम वही कॉन्सेप्ट हमें यूज करने हैं ऑक्सीडेशन के लिए भी। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड में सेल रिएक्शन हमें वही लिखने हैं। हमने एक जिंक का ही ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड ले लिया। जिंक के ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड के केस में हमने लिखा जिंक गोज टू जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ क्या है, एन की वैल्यू तो 2 हो गई, प्रोडक्ट में जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा और ये जिंक सॉलिड है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो नेक्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई 2 लॉग जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई जिंक, और जिंक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आप देखो, अगर इस चीज को हम कहें कि लॉग जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, हमें ग्राफ किस में प्लॉट करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पर इलेक्ट्रोड ई ऑक्सीडेशन और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ देखो आप जैसे जैसे लॉग जिंक 2 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, ये वैल्यू जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी लॉग जिंक 2 प्लस की, तो ये वैल्यू बढ़ने पर माइनस जो है होने वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस होने वाली वैल्यू बढ़ेगी। और माइनस होने वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ई नॉट में से ज्यादा माइनस होगा और ई की वैल्यू क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। मतलब जब लॉग जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी, उस समय ई की वैल्यू कितनी होगी, ई नॉट। उस समय ई की वैल्यू कितनी होगी, ई नॉट। तो यहां से यहां तक के लेके ये जो वैल्यू है वो कितनी है, ई नॉट। लेकिन जैसे जैसे जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ने पर जो है माइनस होने वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो जो ई ऑक्सीडेशन है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हमें ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्यादा चाहिए तो हमें वहां पर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन क्या लेना होगा, कम लेना होगा। मीन्स फॉर हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल concentration of electrolyte must be low and for the high reduction potential concentration of electrolyte must be high। इसके पहले हमने देखा था रिडक्शन पोटेंशियल में कि रिडक्शन पोटेंशियल में इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए अगर हमको हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए। और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है वो कम होना चाहिए अगर हम उसका पोटेंशियल जो है ऑक्सीडेशन वाले का पोटेंशियल ज्यादा चाहते हैं। तो अब हम यहां पर बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हमने एक सेल का एग्जांपल लिया है, वो जिंक के कंस्ट्रक्शन, जिंक और कॉपर का सेल जो अभी तक हम पीछे पढ़ते आए हैं उसी को हम यहाँ पर एक कंसीडर कर रहे हैं और उस पर नस्ट इक्वेशन हम कैसे अप्लाई करेंगे ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे। देखो
हमारा जो सेल रिएक्शन है हमारा जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस इज इक्वल टू जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। इस सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। इसे अगर सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिख सकते हैं जिंक ऑब्लिक जिंक 2 प्लस सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर। अब आप देखो यहां पर रिएक्शन में जिंक ये सॉलिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगा। यहां पर ये कॉपर सॉलिड है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी 1 हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट साइड में जिंक 2 प्लस और रिएक्टेंट साइड में कॉपर 2 प्लस। तो हम लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। एन की वैल्यू यहाँ 2 होगी, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट यानी जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट यानी कॉपर 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। वैल्यू हमने पुट कर दी। सॉलिड जिंक और कॉपर के लिए हमने वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन 1 ले लिया। EMF of the cell is independent of weight size of electrode because active mass of the solid is always 1. Active mass होता है activity coefficient into molar concentration, और molar concentration जो है activity coefficient approximately solid के केस में जो यहाँ पर जब molar concentration active mass लेंगे जो है तो वो पूरा का पूरा वैल्यू 1 आएगा। अब आप यहां पर देखिए, जब हम बात करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में ईएमएफ इंक्रीज कैसे करेगा और ईएमएफ डिक्रीज कैसे करेगा, किसके लिए, इस सेल के लिए, तो आप यहां से सिंपल देखो, ये वैल्यू हमारी है, हमने इस माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया, हम कॉपर को ऊपर ले जा रहे हैं और जिंक को नीचे। हमने कॉपर को ऊपर ले लिया, जिंक को नीचे ले लिया, माइनस किस में हो गया, प्लस में। अब सिंपल सी चीज है, अगर कॉपर 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ई सेल की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। मतलब सिंपल समझिए, जिंक जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, जिंक गोज टू जिंक 2 प्लस, और कॉपर 2 प्लस गोज टू कॉपर, यानी कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है वो एनोड है, और एनोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा हो, इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कम। अभी हमने ऊपर पढ़ा। और कैथोड यानी रिडक्शन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा हो, इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो वहां से भी हम बोल सकते हैं कि चूंकि कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है इसलिए इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए जिंक 2 प्लस का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, अगर हमें हाई ईएमएफ चाहिए तो यहां से आप सिंपल देख भी सकते हो कि जैसे जैसे कॉपर 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम कॉपर 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो कॉपर 2 प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने पर ई सेल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर हम जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो जो ई सेल की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी, ई सेल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब इसका कुछ एक रिलेटिव एग्जांपल लेके देख लें। अगर कॉपर 2 प्लस और जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली सेम हो तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कॉपर 2 प्लस और जिंक 2 प्लस का रेशियो कितना आ जाएगा, 1। तो हम इक्वेशन लिखेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.03 log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। log 1 की वैल्यू 0, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E नॉट हो जाएगा। E की वैल्यू E नॉट के बराबर होगी। और कॉपर और जिंक के सेल के लिए E नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीछे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो जिंक का इलेक्ट्रोड होता है उसके लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ऑक्सीडेशन वो 0.76 वोल्ट है, और कॉपर के लिए 0.34 वोल्ट है। तो दोनों का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड रिडक्शन जोड़ देंगे, 1.1 वोल्ट आ जाएगा, ये आ गया ई नॉट। तो अगर दोनों के कॉन्सेंट्रेशन बराबर है कॉपर और जिंक के तो इनका रेशियो 1 आएगा, तो E इज इक्वल टू ई नॉट के बराबर होगा।
अब सपोज करो कि जो कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन है वो जिंक के कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में 10 टाइम हो, तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों का रेशियो 1 आएगा तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.03 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी, 1। तो हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.03 वोल्ट। मतलब क्या है, अगर जिंक के कंपैरिजन में कॉपर का कंसंट्रेशन 10 टाइम हमने इंक्रीज किया तो जो इलेक्ट्रोड सेल का ईएमएफ है वो सेल का ईएमएफ 0.03 से क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसी तरीके से अगर इसको हमने 100 टाइम कर दिया तो 100 टाइम करने का मतलब ये हो जाएगा log 100, ऊपर कॉपर का 100 और जिंक का 1, तो ये 100 और log 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो 2 हो जाएगा तो 0.03 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 0.06। मतलब आप सिंपल देखो, यहाँ पे जिंक और कॉपर के कंसंट्रेशन का रेशियो, कॉपर जिंक के कंसंट्रेशन का रेशियो 10 था, यानी जिंक के कंपैरिजन में कॉपर कितने टाइम था, 10 टाइम। तो कितना इंक्रीज हुआ, 0.03। अब कितने टाइम हो गया, 100, तो कितना इंक्रीज हुआ, 0.06। मतलब 10 टाइम इंक्रीज होने पर 0.03, जब 10 टाइम इंक्रीज हुआ तो जो चेंज हुआ वो 0.03 हुआ। वैसे ही अगर 100 टाइम इंक्रीज होगा तो जो चेंज होगा वो 0.06 हुआ। अगर यही 1000 टाइम का डिफरेंस होगा तो वहां पर जो चेंज हो जाएगा वो 0.09 हो जाएगा। मतलब एवरी 10 टाइम इंक्रीज अगर हो रहा है तो जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो 0.03 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी चीज को आप उल्टा कर लो कि अगर जिंक का कंसंट्रेशन आप बढ़ा दो कॉपर के कंपैरिजन में, तो जिंक अगर 10 टाइम आप बढ़ाओगे तो ईएमएफ 0.03 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और 100 टाइम करोगे तो फिर 0.03 उसमें और ऐड होगा तो 0.06 से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो एवरी 10 times increase in the concentration of zinc ion in comparison of the copper, EMF of the cell decreases by 0.03 volt। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा इस चैप्टर में जो हमें देखना है वो है इक्विलिब्रियम के केस में नस्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें क्या चेंजेज होंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हम लगाएंगे। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।